घर में सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने से लड़ता है, बल्कि वह होता है जो अपने ही परिवार का होकर हर दिन मुस्कुराते हुए किसी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रचता है। लेकिन जब एक नई बहू उसी घर में कदम रखती है तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि एक ऐसे खेल में प्रवेश कर चुकी है जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक नई चाल छिपी होती है। शहर के पुराने इलाके में रघुवीर जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी सरोज देवी पूरे घर पर अपनी हुकूमत चलाती थी। बड़ा बेटा आदित्य कंपनी में नौकरी करता था और उसकी पत्नी नंदनी इस घर की बड़ी बहू थी। नंदनी पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के समय उसके माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ दे चुके थे, लेकिन सरोज देवी की लालच उससे भी कहीं ज्यादा था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि उनका बेटा किसी अमीर घर में शादी करता तो उन्हें गाड़ी, लाखों रुपए और कीमती सामान मिलता। इसी कारण उन्होंने नंदनी को अपनी दुश्मन बना दिया था। शादी के बाद से ही नंदनी की जिंदगी एक परीक्षा बन गई थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरी घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती, सबके कपड़े धोती और रात सबसे आखिरी में सोती। लेकिन इसके बावजूद सरोज देवी हर दिन कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। कभी कहती कि सब्जी में नमक कम है, कभी चाय फीकी है, तो कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगी। नंदनी हर बार चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, क्योंकि वह अपने पति और परिवार की इज्जत बचाना चाहती थी। एक सुबह नंदनी हमेशा की तरह चाय बनाकर सरोज देवी को कमरे में गई। उसने कप मेज पर रखा और जैसे ही मुड़ी, सरोज देवी ने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। कप टूटते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुमसे एक कप भी ठीक से नहीं रखा जाता? तुम्हारे मायके वाले ने यही सिखाया है? नंदनी घबरा गई। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कप उसने सही जगह रखा था, लेकिन वह जानती थी कि सफाई देने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने चुपचाप फर्श साफ किया, टूटे हुए कप के टुकड़े उठाए और दोबारा चाय बनाकर ले आई। रघुवीर जी यह सब रोज देखते थे, मगर पत्नी के गुस्से के आगे कभी कुछ बोल नहीं पाते। आदित्य भी माँ का सम्मान करते करते इतना कमजोर पड़ चुका था कि अपनी पत्नी के लिए आवाज नहीं उठा पाता। घर में केवल छोटा बेटा करण था, जिसे अपनी भाभी के साथ होने वाला अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कई बार माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे चुप करा दिया जाता। कुछ दिनों बाद सरोज देवी ने एक ऐसी साजिश रची जिससे पूरे घर की किस्मत बदलने वाली थी। उन्होंने नंदनी को आंगन में कपड़े सुखाने भेज दिया और खुद चुपके से रसोई में जाकर गैस का रेगुलेटर ढीला कर दिया। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि जैसे ही नंदनी गैस जलाएगी, बड़ा हादसा हो जाएगा और सब लोग इसे एक दुर्घटना मान लेंगे। उधर कारण किसी काम से रसोई में की ओर गया। अंदर पहुंचते ही उसे गैस की तेज गंध महसूस हुई। वह दौड़कर नंदनी के पास पहुंचा और उसे पीछे खींच लिया। अगले ही पर उसने खिड़कियां खोल दी और तुरंत गैस बंद कर दी। कुछ ही सेकंड की देरी पूरे घर को बर्बाद कर सकती थी। नंदनी डर के मारे कांप रही थी। करण ने गुस्से में माँ से पूछा, माँ गैस किसने खोली थी? सरोज देवी ने तुरंत अनजान बनने का नाटक किया। मुझे क्या पता, जरूर नंदनी की ही गलती होगी। लेकिन करण उनकी आंखों में छिपा डर पड़ चुका था। उसे बड़ी यकीन हो गया था कि कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। उसी रात उसने अपने पिता रघुवीर जी और बड़े भाई आदित्य को पूरी बात बता दी। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे, लेकिन किसी ने भी सरोज देवी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। नंदनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसकी जान से ज्यादा अहम किसी की झूठी इज्जत है। दूसरी तरफ सरोज देवी ने मन ही मन एक नया फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि अब छोटे बेटे करण की शादी किसी बहुत अमीर घर की लड़की से कराई जाएगी, ताकि भरपूर दहेज मिले और पूरे मोहल्ले में उनका रुतबा बढ़ जाए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को अपने घर की सबसे बड़ी ताकत समझने लाने वाली थी, वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। कहते हैं घमंड इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे अपना अंत सामने खड़ा दिखाई भी नहीं देता। सरोज देवी भी यही भूल कर बैठी थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार छोटे बेटे करण की शादी किसी अमीर घर में होगी और दहेज के दम पर पूरे परिवार अपनी उंगलियों पर नचाएगी। कुछ ही महीनों बाद करण की शादी शहर के बड़े व्यापारी की बेटी काव्या से तय हो गई। शादी में फर्नीचर, कार, सोना, नकद, रुपए, ढेर सारा सामान आया। सरोज देवी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मोहल्ले भर में वह हर किसी से कहती फिरती, देखो बहू ऐसी होनी चाहिए जो मायके से इज्जत भी लाए और दौलत भी। यह बात सुनकर नंदनी बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल पर हर बार एक नया घाव लग जाता। शादी के बाद जब काव्या पहली बार घर आई तो नंदनी ने पूरे दिल से उसका स्वागत किया। उसने अपनी छोटी देवरानी को बेटी की तरह अपनाया। काव्या भी नंदनी के प्यार और सादगी से बहुत प्रभावित हुई। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरा अपनापन हो गया। लेकिन काव्या बहुत समझदार थी। उसने जल्दी ही महसूस कर लिया कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। और रोज देखती थी कि नंदनी सुबह से रात तक काम करती रही और सरोज देवी हर छोटी सी बात पर उसे अपमानित करती रहती। एक दिन काव्या अपने कमरे में बैठी थी। वहां से रसोई साफ दिखाई देती थी। उसने देखा कि नंदनी सब्जी बनाकर बाहर गई ही थी कि सरोज देवी चुपके से रसोई में आई, इधर उधर देखा और पूरी मुट्ठी भर नमक सब्जी में डालकर वापस चली गई। काव्या सब समझ गई। उसने तुरंत बाहर से वही सब्जी मंगवा ली और नंदनी के लौटने से पहले पुरानी सब्जी हटाकर नई रख दी। रात को जब सब खाने बैठे तो सब्जी की खूब तारीफ हुई। सरोज देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी चाल आखिर नाकाम कैसे हुई।
उसी रात काव्या ने नंदनी से पूछा, भाभी माँ जी आपके साथ ऐसा क्यों करती है? नंदनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं उनके सपने वाला दहेज नहीं लाई थी। यह सुनकर काव्या की आंखें भर आई। उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इस घर में नंदनी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अगले दिन से काव्या ने अपना खेल शुरू कर दिया। वह किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती। अगर सरोज देवी उससे कुछ करने को कहती तो वह हंसकर कहती, मेरे पापा ने इतना दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूं। सरोज देवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बहू अपने मायके वालों से शिकायत न कर दे। अब पहली बार उन्हें एहसास होने लगा कि दहेज का घमंड कभी कभी अपने ही गले में फांस बन जाता है। लेकिन काव्या यही रुकने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि सरोज देवी को वही दर्द महसूस कराया जाए जो सालों से नंदनी सहती आ रही है। और अगले ही दिन उसने ऐसी चाल चली जिससे पूरे घर को हिलाकर रख दिया। अगले दिन सुबह सरोज देवी ने काव्या को आवाज लगाई, बहू जरा मेरे लिए चाय बना लाना। काव्या आराम से बैठी रही और बोली, माँ जी आज नंदनी भाभी से बनवा लीजिए, वैसे भी उन्हें घर के काम करने की आदत है। नंदनी तुरंत उठने लगी तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों ही आंखों में उसे बैठने का इशारा किया। नंदनी कुछ समझ नहीं पाई। सरोज देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, नहीं बहू होकर इतनी अकड़, तुम्हारे मायके वालों ने पैसे क्या दे दिया? तुमने तो खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है। काव्या मुस्कुराकर बोली, माँ जी मालकिन बनने का शौक मुझे नहीं, लेकिन किसी को नौकरानी बनाकर रखने का शौक भी आपको नहीं होना चाहिए था। सरोज देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। तभी रघुवीर जी वहां आए। उन्होंने दोनों की बात सुनी, लेकिन हमेशा के लिए चुपचाप अखबार लेकर बैठ गए। काव्या समझ चुकी थी कि केवल बातों से सरोज देवी नहीं बदलेगी। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जिसे पूरा परिवार अपनी आंखों से देख सके। उसी दिन दोपहर में सरोज देवी ने नंदनी को रसोई में बुलाकर कहा, आज शाम मेहमान आने वाले हैं, बाजार से मिठाई और सब्जी लेकर आना। नंदनी ने पूछा, माँ जी अभी तो दोपहर का समय है, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। सरोज देवी ने तुरंत कहा, नहीं अभी जाओ, शाम को बाजार में भीड़ हो जाती है। नंदनी थैला लेकर निकल गई। उसने जाती सरोज देवी के घर के खर्च के कुछ रुपए एक पुराने डिब्बे में छिपा दिए। फिर वह चुपचाप काव्या के पास पहुंची और बोली, बहू जरा मेरे कमरे से पूजा की थाली ले आना। काव्या उनके पीछे कमरे तक गई। सरोज देवी ने जानबूझकर डिब्बा ऐसी जगह रखा था कि काव्या की नजर पड़ जाए, लेकिन काव्या ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि माँ जी फिर कोई खेल खेलने वाली है। कुछ देर बाद सरोज देवी अचानक घर में चीखने लगी, मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने अलमारी में रखे थे। घर में मेरे अलावा कौन है? जरूर किसी ने हाथ साफ किया। नंदनी उस समय बाजार से लौट रही थी। घर में कदम रखते ही उसने देखा कि सरोज देवी रो रो कर सबको बता रही है कि उनके पैसे गायब हैं। नंदनी घबरा गई। उसने कहा, माँ जी मैंने आपके पैसे नहीं लिए। सरोज देवी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा नाम कब लिया? लेकिन घर से बाहर तो तुम ही गई हो। नंदनी की आंखें भर आई। काव्या सब देख रही थी। वह जानती थी कि अब सच सामने लाने का समय आ गया, लेकिन उसने अभी भी अपनी चाल का आखिरी पत्ता नहीं खोला। शाम को आदित्य और करण घर लौटे। सरोज देवी ने दोनों के सामने नंदनी पर शक जताया। आदित्य ने नंदनी की ओर देखा। नंदनी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, आप मेरा विश्वास कीजिए। आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले काव्या ने कहा, भैया अगर नंदनी भाभी ने पैसे लिए हैं तो इसका पता लगाना बहुत आसान है। घर में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। यह सुनते ही सरोज देवी के चेहरे का रंग उतर गया। करण ने तुरंत कहा, हाँ कैमरा तो लाबी और कमरे के बाहर लगा है। सरोज देवी घबरा गई और बोली, अरे रहने दो, बहू पर शक करके घर की इज्जत खराब करने से क्या फायदा? काव्या ने उनकी तरफ देखकर कहा, इज्जत सच से खराब नहीं होती माँ जी, झूठ से खराब होती है। काव्या ने रिकॉर्डिंग चलाने के लिए मोबाइल उठाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर वह दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। रिकॉर्डिंग में नंदनी नहीं बल्कि सरोज देवी खुद पैसे छिपाती हुई दिखाई दे रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर जी ने पहली बार अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखा। आदित्य भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। नंदनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन काव्या ने अभी एक और बात छिपा रखी थी। वह जानती थी कि पैसे वाली चाल केवल सरोज देवी को बेनकाब करने के लिए नहीं थी। असली सच्चाई उससे भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि काव्या के पास उस दिन रसोई में हुई गैस वाली घटना का भी एक सुराग पहुंच चुका था। और अगर वह सुराग परिवार के सामने आ जाता तो सरोज देवी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। अगले दिन सुबह घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। सरोज देवी पहली बार सबकी नजर से बचकर चल रही थी। पिछली शाम पैसे वाली घटना ने उनका झूठ सबके सामने खोल दिया था, लेकिन फिर भी उनके मन में पछतावा नहीं था। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा काव्या पर था। वह सोच रही थी कि जिस बहू को उन्होंने अपने मायके से पैसे की वजह से कमजोर समझा था, वही अब उनके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गई है। सुबह नंदनी रसोई में चाय बना रही थी। काव्या उसके पास आई और धीरे से बोली, भाभी आप मुझसे एक बात का वादा कीजिए, अब आप किसी भी गलत बात को चुपचाप नहीं सहोगी। नंदनी ने उदास होकर कहा, काव्या इतने सालों से यही करती आई हूँ, मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से घर टूट ना जाए। काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, घर सच बोलने से नहीं टूटता भाभी, घर तब टूटता है जब गलत इंसान को बार बार गलत करने दिया जाए। उसी समय सरोज देवी वहां आ गई। दोनों की बात सुनकर वह भड़क उठी। उन्होंने नंदनी से कहा, देख लिया मैंने, अब मेरी बहू को भड़काने का काम भी शुरू हो गया।
काव्या ने शांत आवाज में कहा, मैं किसी को नहीं भड़का रही हूँ माँ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ किसी के साथ अन्याय न हो। सरयू देवी ने उसे घूरकर देखा और वहां से चली गई। लेकिन उसी दिन दोपहर में उन्होंने काव्या को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने नंदनी को बाजार भेज दिया और मौका देखकर काव्या के कमरे में पहुंची। उन्होंने काव्या के कुछ गहने उठाए और उन्हें नंदनी के संदूक में छिपा दिया। सरयू देवी को पूरा भरोसा था कि इस बार काव्या और नंदनी के बीच झगड़ा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएगी। शाम को उन्होंने अचानक शोर मचा दिया, मेरी बहू के गहने गायब है। घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए। काव्या ने पूछा, कौन से गहने माँ जी? सरयू देवी ने कहा, जो मैंने तुम्हारे कमरे में रखे थे अब वहाँ नहीं है। काव्या ने शांत स्वर में कहा, तो फिर मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। तलाशी शुरू हुई। कुछ ही देर में सरयू देवी ने नंदनी के संदूक की तरफ इशारा किया, एक बार इसका भी सामान देख लो। नंदनी ने चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। उसने कहा, माँ जी आप मेरे कमरे पर शक कर रही है? सरयू देवी बोली, अगर तूने नहीं लिया तो डर किस बात का? काव्या ने तुरंत कहा, ठीक है खोलिए संदूक। संदूक खुला तो उसके अंदर वही गहने रखे मिले। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सरयू देवी ने तुरंत नंदनी पर आरोप लगा दिया, देखा मैंने कहा था ना यह लड़की सीधी नहीं है। नंदनी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं रही। उसने गहने उठाए और ध्यान से देखने लगी। फिर अचानक बोली, माँ जी यह गहने मेरे नहीं है। सरयू देवी घबरा गई। काव्या ने कहा, मेरे गहने पर एक खास निशानी है जो मेरे पिता ने बनवाते समय डलवाया था। इन गहनों पर वह निशान नहीं है। करण ने गहने हाथ में लेकर ध्यान से देखा और बोला, भाभी सही कह रही है। सरयू देवी का चेहरा उतर गया। काव्या ने तुरंत अपने कमरे में असली गहने का डिब्बा लाकर सबके सामने रख दिया। अब समझ चुके थे कि किसी ने जानबूझकर नकली गहने नंदनी के संदूक में रखे थे। रघुवीर जी ने पहली बार अपनी पत्नी से पूछा, सरोज आखिर तुम चाहती क्या हो? सरयू देवी चुप रही। लेकिन काव्या के पास अब आखिरी और सबसे बड़ा सबूत था। उसने अपना फोन निकाला और बोली, माँ जी अगर आप चाहे तो मैं रिकॉर्डिंग से भी सब कुछ सुना सकती हूँ। सरयू देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। करण ने पूछा, किस बात की रिकॉर्डिंग? काव्या ने फोन स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल दिखाई। उसमें सरयू देवी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह किसी से कह रही थी कि नंदनी को इस घर से निकालना है। जब तक वह रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। आवाज सुनते ही आदित्य की आंखें नम हो गई। लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना ही नहीं था। उसने अगले हिस्से में सरयू देवी उस गैस वाली घटना के बारे में बात कर रही थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा सदमे में था। नंदनी कांपने लगी। करण की मुट्ठी भीज गई और तभी काव्या ने कहा, अब फैसला आप सबको करना है, क्योंकि यह सिर्फ नंदनी भाभी के साथ हुए अन्याय की बात नहीं है, या उनकी जान लेने की कोशिश की बात है। सरयू देवी पहली बार पूरी तरह डर गई। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनका पति रघुवीर ऐसा फैसला लेने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में रिकॉर्डिंग खत्म होते ही ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। सरयू देवी सिर झुकाकर खड़ी थी। रघुवीर जी की आंखें भी इस बार गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वर्षों से वह पत्नी की हर जास्ती देखकर भी चुप रहे, लेकिन आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी चुप्पी ने नंदनी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उन्हें कांपती आवाज में कहा, सरोज मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था, लेकिन तुम हर बार मेरी बात को नजरअंदाज करती रही। आज जो कुछ सामने आया उसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सरोज देवी रोते हुए बोली, आप सब मेरे खिलाफ हो गए। मैं इस घर के लिए क्या नहीं किया? काव्या ने तुरंत कहा, घर के लिए त्याग करने का मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं होता माँ जी। नंदनी चुपचाप खड़ी थी। उसके लिए इतने सालों के बाद किसी का उसके पक्ष में खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात थी। आदित्य ने अपनी पत्नी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नंदनी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सब कुछ सहते देखा, फिर भी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाई। नंदनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि एक दिन आपको भी मेरी सच्चाई दिखाई दे। तभी करण ने माँ से पूछा, आपने भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? सरोज देवी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था कि नंदनी हमारे घर के लायक नहीं है। वह कुछ लेकर नहीं आई थी। मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे बेटे को इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए था। रघुवीर जी ने दुखी होकर कहा, तुमने दहेज के इंसानियत खो दी। जिस बहू ने इस घर को इतने साल संभाला उसी को तुमने बोझ समझ लिया। सरोज देवी रोने लगी, लेकिन काव्या जानती थी कि केवल आंसुओं से सालों का अन्याय खत्म नहीं हुआ। उसने कहा, माँ जी मैं जानती हूँ कि आप नंदनी भाभी से सिर्फ माफी न मांगे, बल्कि सबके सामने यह स्वीकार करे कि आपने उनके साथ गलत किया। सरोज देवी ने नंदनी की ओर देखा। पहली बार उनके चेहरे का घमंड नहीं था। धीरे से उसके पास जाकर कहा, नंदनी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हारे मायके से मिले सामान की कमी दिखाई देती रही, लेकिन तुम्हारे दिल की अच्छाई कभी नहीं देखी। मुझे माफ कर दो। नंदनी की आंखें भर आई। वह कुछ कहती उससे पहले काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, माफी तभी पूरी होगी जब आज के बाद इस घर में किसी बहू की कीमत उसके मायके के सामान से नहीं लगाई जाएगी। रघुवीर जी ने सिर हिलाकर कहा, आज से यह घर उस नियम पर चलेगा। उस दिन पहली बार घर में ऐसा लगा जैसे वर्षों से बंद कोई खिड़की खुल गई हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सरोज देवी ने नंदनी से अकेले में कहा, बहू मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नंदनी ने पूछा, क्या हुआ माँ जी?
सरोज देवी ने कांपती आवाज में कहा, जिस बात की रिकॉर्डिंग काव्या के पास है वह पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने जो किया उसके पीछे एक और वजह थी। नंदनी हैरान रह गई। उसने पूछा, और क्या वजह थी? सरोज देवी ने दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर यह बात बाहर गई तो सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। नंदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय बाहर खड़ी काव्या ने उनकी आखिरी बात सुन ली। उसे समझ आ गया कि सरोज देवी के अतीत में ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसकी वजह से वह इतने सालों से दहेज के पीछे पागल थी। लेकिन वह राज क्या था? और क्या सच में नंदनी को घर से निकालने के पीछे सिर्फ दहेज की लालच थी? अगले दिन सामने आने वाला सच पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला था। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। नंदनी रात भर सरोज देवी की कई बात के बारे में सोचती रही कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाने के लिए सरोज देवी ने उसकी जिंदगी तक खतरे में डाल दी। सुबह होते ही काव्या नंदनी के कमरे में पहुंची और बोली, भाभी अब हमें सच जानना ही होगा। अगर माँ जी ने कोई और बात छिपाई है तो उसे सामने आना चाहिए। नंदनी ने कहा, लेकिन काव्या, मैं नहीं चाहती कि घर और ज्यादा बिगड़े। काव्या ने जवाब दिया, घर सच से नहीं बिगड़ता भाभी, सच छिपाने से बिगड़ता है। दोनों सरोज देवी कमरे में पहुंची। वहाँ रघुवीर जी और दोनों बेटे भी मौजूद थे। रघुवीर जी ने पत्नी से कहा, सरोज, अब जो भी बात हो सबके सामने कह दो। सरोज देवी काफी देर तक चुप रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा लगता कि अगर मेरे बेटे की शादी अमीर घरों में होती तो मेरा बुढ़ापा सुरक्षित रहता, लेकिन यह सोच मेरे मन में अचानक नहीं आई। जब मैं नई बहू बनकर इस घर में आई थी तब मेरी सास भी मुझसे दहेज को लेकर रोज ताने मारती। मेरे मायके वालों ने भी हैसियत से ज्यादा दिया था, फिर भी उन्हें कुछ न कुछ कम लगता। मैंने उस समय मन में ठान लिया था कि जब मैं सास बनूंगी तो मेरे घर में कभी गरीबी की कमी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे मेरी वह चिंता लालच में बदल गई। कमरे में बैठे सभी लोग चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। सरोज देवी ने आगे कहा, मुझे लगा कि अगर बहू मायके से पैसा और सामान लेकर आएगी तो मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी सोच में मैंने नंदनी को कभी बहू समझा ही नहीं। मुझे सिर्फ यह दिखाई दे रहा था कि वह क्या लेकर आई और क्या नहीं। नंदनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ जी, अगर आपको यह बात पहले बता देती शायद मैं आपको कभी गलत नहीं समझती, लेकिन आपने मुझे इतना सताया कि मुझे लगा कि आप मुझसे नफरत ही करती हो। सरोज देवी रोते हुए बोली, नफरत नहीं करती थी बहू, मैं खुद अपने डर की गुलाम बन गई थी। काव्या ने कहा, डर अपनी जगह था माँ जी, लेकिन किसी की जान खतरे में डालना गलत है। सरोज देवी ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तभी आदित्य आगे आया और बोला, माँ, आपने नंदनी से माफी मांगी है, लेकिन मैं भी उससे माफी मांगना चाहता हूँ। पति होकर भी मैं उसका साथ नहीं दे पाया। मुझे आपकी बात के सामने सच दिखाई देता था, फिर भी मैं चुप रहा। नंदनी ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब सब आपको सच दिखाई दे गया है तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। करण ने भी अपनी भाभी से कहा, भाभी, उस दिन अगर मैं रसोई में समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन आज मैं खुश हूँ। अब आपको अकेले किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रघुवीर जी सबकी ओर देखते हुए कहा, आज इस घर में एक बात हमेशा याद रखी जाएगी, बहू किसी सामान के साथ नहीं आती, वह अपने सपने और अपने संस्कारों के साथ आती है। उसके मायने की हैसियत से उसकी कीमत तय करना सबसे बड़ी गलती है। सरोज देवी, नंदनी और काव्या दोनों के सामने हाथ जोड़ दिया। मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। नंदनी ने उन्हें उठाते हुए कहा, माँ जी, रिश्ते तभी बसते हैं जब गलती मानने की हिम्मत हो। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सरोज देवी पूछी, क्या? नंदनी ने कहा, आज के बाद इस घर में कभी किसी लड़की के मायके से मिले सामान की चर्चा नहीं होगी। ना दहेज मांगा जाएगा और ना ही किसी बहू को उसके लिए ताना दिया जाएगा। सरोज देवी ने सिर झुकाकर हामी भर दी। काव्या मुस्कुरा उठी। कुछ समय बाद घर का माहौल बदलने लगा। सरोज देवी अब नंदनी के साथ काम बंटवाने लगी। रघुवीर जी भी अब पत्नी की गलत बात पर चुप नहीं रहते। आदित्य अपनी पत्नी के साथ मजबूत होकर खड़ा रहने लगा और करण अपनी भाभी तथा पत्नी दोनों के बराबर सम्मान देने लगा। एक दिन नंदनी रसोई में चाय बना रही थी। सरोज देवी वहां आई और बोली, बहू, आज चाय में बनाऊंगी, तुम बैठकर आराम करो। नंदनी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आज चाय साथ में पीते हैं। सरोज देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वह नमी दर्द की नहीं बल्कि एक टूटे रिश्ते में दोबारा जुड़ने की थी। काव्या दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उस दिन उसने नंदनी के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो शायद यह घर कभी नहीं बदलता। लेकिन असली जीत किसी एक बहू की नहीं थी, असली जीत उस सोच की थी जिसने पहली बार दहेज से ज्यादा इंसान की कीमत समझ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बहू किसी घर में सामान लेकर नहीं, एक रिश्ता लेकर आती है। उसके मायके से मिले पैसे और सामान से उसकी इज्जत तय नहीं होती। और जो लोग इस दहेज को अपनी शान समझते, उन्हें याद रखना चाहिए कि लालच से बनाया हुआ रिश्ता कभी सुकून नहीं देता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए धन्यवाद।